वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। और हम डिस्कस करेंगे इसकी सारी यूनिट्स में क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे कैसे आपको लिखना होगा, एग्जांपल्स कैसे देने हैं, क्या क्या डायग्राम्स आपको कौन कौन से बनाने हैं, इसके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, यानी ऑल ओवर डिस्कशन अबाउट द सिलेबस एंड डिस्कस अबाउट द सम पॉइंट्स रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स द यूनिट वन, इंट्रोडक्शन क्लास है। अगर आप देखें तो आपके सिलेबस इधर कुछ ऐसा भी हो सकता है, डिफरेंट मिल सके कि किसी में फर्स्ट यूनिट पहले होती, किसी में फर्स्ट यूनिट बाद में होती, कुछ किसी में पेजिंग सेगमेंटेशन पहले करा देते हैं। तो दैट्स अ सीक्वेंस, ये हम सीक्वेंस से चलेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे बेसिक फॉर वेरी बेसिक से एंड देन कंटिन्यू डेवलप करेंगे इसका एंड तक सेशन। दैट्स द फाइल मैनेजर पर, फाइल सिस्टम जो हमारा होता है। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन क्लास। ऑपरेटिंग सिस्टम की देर ना करते हुए, आपके एग्जामिनेशन भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें बहुत अच्छा कंटेंट भी मिलेगा आपको और क्या लिखना है ये आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। देख भी रहे होंगे आप यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ऐसा एक इंटरफेस है जिसके थ्रू हम वर्क कर पाते हैं, यानी सिस्टम को ऑपरेट कर पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ऐसी यूनिट्स है। तो इट कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी एक्टिविटीज को आपको कंट्रोल करता है। इसकी डेफिनेशन आप देख लेना, देखिएगा। ये डेफिनेशंस बहुत बढ़िया है, आप लिख के आएंगे पेपर में, ये डायग्राम आप बना के आए। इसके कंपोनेंट्स, इसमें और भी डेफिनेशन है। दिस इंटरफेस इनेबल द यूजर टू यूटिलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कि इस इंटरफेस के थ्रू ही यूजर क्या करता है, टू यूटिलाइज जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा वो बहुत आराम से कर सकता है, वेरी इफिशिएंटली। तो दैट्स द डेफिनेशन। इट कंट्रोल द इंटरनल एक्टिविटीज, इट इज कंसीडर एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये सब डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें सब ये दे सकते हैं। और आफ्टर दैट उसमें आप डायग्राम देंगे। इस तरीके का आप एक डायग्राम बना लें। यूजर है, कंपाइलर, असेंबलर, टेक्स्ट, ये सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो दैट्स द, अगर आप बात करें कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं, तो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम हो सकते हैं आपके, एक तो हार्डवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। देखिएगा, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीजें आपकी और एक यूजर। तो देयर आर फोर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली, जो इसमें गिवन है। आप डायग्राम के थ्रू ही आप बता सकते हैं। हार्डवेयर डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर हार्डवेयर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल हो सकता है, ये आपका हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। ये नहीं है कि हर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका अगर हार्डवेयर बहुत पुराना है तो आप विंडो 10 नहीं इंस्टॉल कर सकते। उसकी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम आपको रैम का, मिनिमम हार्ड डिस्क का डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक दैट, आपने नाम भी सुने होंगे, विंडोज, यूनिक्स ऑपरेट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपके इंस्टॉल्ड करे जाते हैं। विंडोज में भी बहुत सारे हैं, विंडोज 7 10। आपने वेरी बेसिक, अगर आप बहुत पहले जाएं तो एक्सपी चलती थी। विंडो 10 के बाद जो भी अपकमिंग आपकी विंडो 11 जो भी चल रही है आपकी लेटेस्ट, तो उस पे बेस्ड है। तो अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं, कंपोनेंट बता दें आप उसे। हार्डवेयर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, देखिएगा इसमें हार्डवेयर रिसोर्सेज के नाम भी दे रखे हैं, डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। हमें डिस्कस यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट से ही है। एक्चुअली हमारा जो कंप्यूटर है, इस पूरा सिलेबस जो है बेस्ड ऑन कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है, कैसे हमारी टास्क को ऑपरेट करता है, वो सारी चीजें कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है वही पूरा सिलेबस है एक तरह से देखा जाए तो जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे मैनेज करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हम चला पाते हैं, कौन से चलाते हैं, ये सारी चीजें हमारी डिस्कस करनी है इसके अंदर। चलिए, तो ये एक सिंपल एक ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी व्हेन
एक कंप्यूटर इज स्विच ऑन, बिल्कुल सही है। जैसे ही हमारा ऑपरेटिंग फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो लोड होता है कंप्यूटर मेमोरी में, और व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, विस्टा विंडोज के वर्जन्स भी बता दिए गए। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का? भाई ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हम, भाई ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें फायदा क्या होगा? वही कन्वीनियंस हो जाएगा सिस्टम को चला पाना। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज। इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ द कंप्यूटर टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन द इफिशिएंट वे। अब ये है, उसे पता है कि ये काम इससे कराना है, ये काम इससे कराना है, बाय हैंडलिंग द डिटेल ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द हार्डवेयर। भाई जब भी आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं उसे पता है कि ये डेटा कहाँ से ट्रांसफर होगा, भाई कहाँ कहाँ से थ्रू आप कॉपी करेंगे, कैसे कॉपी में जाएगा, वो सारी बसेस का सारा वे आपका, वो कंप्यूटर कैसे उसे ऑपरेट करने देगा। तो ये सारी चीजें आपका एक बेस्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ability to evolve. An operating system should be constructed in such a way as to permit the effective development, testing, and interaction in new system. तो ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ लेते हैं, बस ओनली द, ये हमें पता होना चाहिए। नीड फॉर सर्विसेज, देखिएगा मेन कॉन्सेप्ट है इसकी, सर्विसेज पूछी जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन सर्विसेज के नाम बताइए, वो कुछ सर्विसेज दे देंगे आपको, उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे पहली सर्विस दे रखी है इसमें, कमांड इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांडली इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। जनरली द सीपीयू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कमांड गिवन बाय द यूजर। यूजर के द्वारा कमांड्स को जनरली वो यूज नहीं अंडरस्टैंड समझ पाता है। इट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू ट्रांसलेट दिस कमांड। फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि यूजर की कमांड को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में या मशीन इंस्ट्रक्शन में। So after the execution of the instruction by the CPU, it translates the output back to the human, और उसके बाद वो उसे ह्यूमन को प्रोवाइड कर देता है। तो वो ये एक सेकेंड इज रिसोर्स मैनेजर की तरह काम करता है। भाई रिसोर्स मैनेजर है कि कौन कौन से रिसोर्स को मैनेज करना है, भाई कौन, देर आर लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। भाई मान लीजिए लाइट आपकी कम बढ़ती कैसे होगी, वो हर चीजें, टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग, सारी चीजें के बारे में टाइम स्लॉट्स होगा। फिर फॉर एग्जांपल the operating system allocated resources such as a CPU as to program if for a fixed time slots. When the time slots of the process is over, the CPU allocate another program। तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम को दिए तो टाइम के लिए दिए, जैसे ही उसका टाइम पूरा होगा सीपीयू क्या करेगा, उसे स्विच करेगा और नेक्स्ट टास्क पे, यानी कि नेक्स्ट टास्क पे चला जाएगा उसे ऑपरेट करने। तो रिसोर्स मैनेजर की तरह होता है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेस को मैनेज करना, शेयरिंग द हार्डवेयर, शेयरिंग द हार्ड डिस्क, बहुत सा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी मैनेज, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट इज मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट में आपका आ जाएगा, इट कीप ट्रैक ऑफ द रिसोर्सेज, विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज यू इन यूज एंड बाय होम, किस कारण से, विच पार्ट ऑफ द मेमोरी इज नॉट इन यूज, deciding which process are to be loaded into the memory when memory space is available। कितना स्पेस अवेलेबल है, किस स्पेस में कौन सा आपको प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना है, कब अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो चुका है तो मेमोरी को डीएलोकेट करना है या नए प्रोसेस के लिए एलोकेशन देना है। दैट्स द प्रोसेस इज द मेमोरी मैनेजमेंट। ऑल्सो सेम इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। किस प्रोसेस को, वही मेमोरी को, और किस प्रोसेस, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इज जस्ट एज द पैसिव एंटिटी बट ए प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी। तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट भी पूछा जाता है, बहुत सारे इसके वो हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। कैसे हम इनपुट आईओ डिवाइस को मैनेज करते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू इज ऑब्जर्व बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम will have delivered to facilitate IO functions
टीबी रॉम्स, मॉनिटर्स, माउस, एलोकेशन और डी एलोकेशन आईओ डिवाइसेस। मान लीजिए पेन ड्राइव लिखा ही है तो उसे डी एलोकेट करना है, एलोकेट करना है, कैसे वो होती हैं। कैशिंग, बफरिंग, स्पूलिंग, अदर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को कैसे मैनेज करना है। क्रिएशन और डिलीशन फाइल, क्रिएशन डिलीशन डायरेक्टरीज, मैनिपुलेशन फाइल्स, मैनिपुलेशन डायरेक्टरीज, ये सारी चीजें फाइल मैनेजमेंट में भी आ जाएंगी। जितनी भी सर्विसेज है हमें डिटेल में पढ़नी है, और इनमें डिटेल में जितने भी टॉपिक्स आ जाते हैं वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे और पढ़ाए गए भी होंगे। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट को कैसे हम मैनेज कर पाएंगे, दस। नेक्स्ट सर्विसेज, तो सिक्योरिटी कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी, कोई चीज एरर हो जाए, एरर जैसे आपके प्रोग्राम में ही आ जाती है डिवाइड बाय जीरो एरर, तो उससे कैसे हम रिकवर कर पाएंगे, बाहर आ जा पाएंगे, या क्या करेंगे हम। तो ये जितने भी टाइप की सर्विसेज थी पेपर में 100% आएंगी। इसमें से आपको 7 to 8 आप लिखना जरूर। आपने देख भी लिए हैं 7 to 8 सर्विसेज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सर्विसेज, या वो कह देंगे सर्विसेज को आप बताइए। चलते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिमिलर कंपोनेंट एंड कैन परफॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन, बट द मेथड प्रोसीजर्स फॉर द परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस आर डिफरेंट। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासिफाइड करें तो डिफरेंट कैटेगरीज में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट फीचर्स। तो पहली बात तो दो टाइप के हम वैसे भी कह सकते हैं, एक तो सिंगल यूजर, एक मल्टी यूजर। एक होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर में एक ही यूजर उस पर्टिकुलर सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। एक होता है मल्टी यूजर, जो मल्टीपल पर्सन्स एक सिस्टम के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो सिंगल यूजर में भी सिंगल यूजर और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, देखिएगा। उसमें भी इसने बता दिया, डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग, सिंगल यूजर भी और सिंगल टास्किंग, एक ही टास्क को एक टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। इन ए सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज सिंगल यूजर टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम एट ए पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे हमारा डॉस है, डॉस एक टाइम पे एक ही पर्सन यूज कर सकता है। ऐसे ही सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप विंडोज यूज कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं वो सिंगल, अगर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट कर पाती है, आप बहुत सारी टास्क को ओपन कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं एट ए टाइम। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप देख लेना। एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्हें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स कैन एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर एट ए टाइम। डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करते हैं of a computer at a time. This system provides access with the help of network. Network generally consists of various personal computer। आ जाता है कभी कभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बताइए। जैसे यूनिक्स और विंडोज 2000, ज्यादातर हमारे सर्वर्स जो होते हैं, द मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्ट एज द सर्वर्स एंड द अदर पर्सनल कंप्यूटर एक्ट एज द क्लाइंट फॉर द सर्वर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिक्स और विंडोज 2000, ये हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। एडवांटेज, शेयरिंग ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेज भी बता सकते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं आपके मल्टी यूजर। इसके बाद सबसे पहले अगर आप देखें तो ये तो खाली दो कैटेगरी में मैंने बता दिया। फर्स्ट वन इज द बैच ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है बैच, बैच बने होते हैं। सबसे पहले हमारे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे। इन ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द प्रोसेसर इज लिमिटेड। देयर इज नो इंटरेक्शन at all during the execution of work. Data and program based on the bundle and collection of the batches। और पंच कार्ड की फॉर्म में जो सबसे पहले सिस्टम आते हैं वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सिस्टम होते थे। ये सबसे पहले है, इन्हीं से हमारे का वर्क होता था। तो दैट्स द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जॉब्स हमारी एक पंच कार्ड के अंदर डाल दी जाती थी एक साथ बना के, और फिर वो ऑपरेट करता था, फिर उसी में आपका आंसर आ जाता। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं उसके बाद। फिर उसके बाद आप देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग कौन कौन से होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम कीप सेवरल प्रोग्राम्स और जॉब इन इन द मेन मेमोरी। मल्टी प्रोग्रामिंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देना। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर आएगा इसमें, बहुत सारे मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग,
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके ये पूछे जाते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि इतने कैसे कैसे मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट हो रही है, मल्टीपल प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो ये बहुत सारे आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर पूछा जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होते हैं। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम टास्क के लिए दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड रियल टाइम और एक सॉफ्ट रियल टाइम। क्रिटिकल टास्क जो होती हैं हमारी वहाँ, जैसे कि आपकी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है, वो आपका हार्ड रियल टाइम है भाई। फ्लाइट आ रही है और ऑपरेट उतरेगी, वो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, दैट इज फिक्स टाइम। जैसे सॉफ्टवेयर टाइम है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग आपका सॉफ्टवेयर टाइम उसमें आता है। तो ये आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम देखिएगा, डायग्राम बनाऊंगा। द क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स देता है पर्टिकुलर क्लाइंट। डिस्ट्रीब्यूटेड कि एक साथ बहुत सारों को डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। पीयर टू पीयर मॉडल भी है। तो ये सारी चीजें आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो टॉपिक था जरूर आएगा पेपर में। ये तो बेसिक ही चल रहा है अभी। आई थिंक आपको बहुत मेहनत करनी है ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिख के जरूर आइएगा, देखिएगा कितना बढ़िया लिखा हुआ है, आपके पास नोट्स भी अवेलेबल होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ऐसा डायग्राम बनाने, कंपोनेंट, हार्डवेयर, यूनिक्स, शेल्स, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, कुछ ऐसे तरीके का जिसके अंदर कर्नल वगैरह दिखा दे। चाहे तो आपको पहला डायग्राम जो मैंने बताया था वैसा आप बना दें, वही सारी चीजें उसमें लिखनी है। यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच, सीरियल आए थे, फिर बैच, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है इवोल्यूशन, सबसे पहले कैसे आया था। चलिए, टॉपिक इज द यूनिट सेकंड, प्रोसेस मैनेजमेंट। हमने ओवरव्यू पढ़ लिया। तो प्रोसेस मैनेजमेंट, भाई प्रोसेस मैनेजमेंट से मतलब है कि कैसे कैसे हम, मान लीजिए हमारी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, वो एग्जीक्यूट होना चाहती हैं, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो प्रोसेस होता क्या है पर्टिकुलर, प्रोसेस है प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस एक टाइप का प्रोग्राम है इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस इज करेंटली एग्जीक्यूटेबल टास्क, यानी ये एक तरह की एग्जीक्यूटेबल टास्क है जो एग्जीक्यूट होना चाहती है। प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन ए सिक्वेंशियल मैनर, यानी एग्जीक्यूशन एक सिक्वेंशियल मैनर में होता है। अब प्रोसेस और प्रोग्राम में डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। प्रोसेस के बारे में पूछ सकता है, प्रोसेस इन मेमोरी में कैसे कैसे शो ऑफ होता है। तो सबसे पहले आपका ये प्रोसेस रिसाइड इन द मेमोरी थ्रू द फॉलोइंग सेक्शन। स्टैक होता है, हीप होता है, डेटा होगा, टेक्स्ट होगा सबसे नीचे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस स्टेट। भाई प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होता है तो कौन कौन सी स्टेट पे जाता है। तो सबसे पहले तो कोई नई प्रोसेस आई, फिर वो रेडी हुई, अभी उसे सीपीयू कब मिलेगा, रेडी से जैसी उसे एग्जीक्यूशन रनिंग प्रोसेस यानी सीपीयू एलोकेट हुआ तो वो रनिंग में चली गई। अब वो रन कर रही है। रन करते समय ये भी हो सकता है कि सीपीयू अगर वो ज्यादा टाइम ले रही है तो वो सीपीयू कहेगा भाई आप थोड़ा वेट करो, मैं दूसरी प्रोसेस, तो उसे वेटिंग में भी डाल सकता है। अगर उस टास्क को आईओ डिवाइस चाहिए होता है, मान लीजिए इनपुट चाहिए, रेडी को कोई प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल फिर से चलते हैं, कोई प्रोसेस है, रेडी रेडी में आई, रेडी रेडी क्यू में आई, और रेडी क्यू से जैसी रनिंग में आई सीपीयू एलोकेट हो गया। अब उस समय आपको आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ी या कोई भी इनपुट की जरूरत पड़ी है, कोई भी तो, या टाइम ज्यादा लग रहा है, तो सीपीयू क्या करता है, अब एक टास्क पे नहीं रुका रहेगा। वो क्या कहता है कि भाई आप रुकिए, मैं दूसरी टास्क को तब तक खत्म करके आ जाता हूँ, तब तक फिर आपकी टास्क पे ही रहूंगा। तो वो इतनी देर में उसे वेटिंग क्यू में डाल देता है, फिर वो रेडी में चली जाती है। और रेडी में चली जाती है और वो फिर से उसे एक सीक्वेंस मिलता है, फिर से वो रनिंग, मान लीजिए वो कोई भी टास्क आई और फिर रनिंग में गई, ये हो सकता है कि वो आईओ डिवाइस में भी वेट कर भेज सकता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसमें इंटरप्ट भी आ सकता है। अगर कोई चीज भी नहीं होती तो वो टर्मिनेट हो जाती है, एग्जिट हो जाती है, रनिंग के बाद टर्मिनेट खत्म हो जाती है। फिर आप वो ना तो रेडी क्यू में जाती है ना कहीं जाती है। तो ये कुछ स्टेट है, तो देर आर द 5 डिफरेंट मॉड्यूल्स फॉर द प्रोसेस स्टेट। सबसे पहले न्यू स्टेट, देन द रेडी स्टेट,
देन द रनिंग स्टेट, देन द वेटिंग स्टेट, देन द टर्मिनेटिंग स्टेट। जो प्रोसेस बताया था वही आपको लिखना है इसके अंदर। इन सब के बारे में वही चीज है कि कैसे कैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा जा रहा है। डायग्राम जरूर बनाइएगा, आएगा जरूर ये क्वेश्चन। पीसीबी पूछ लिया जाता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, तो पीसीबी का एक डायग्राम जरूर बनाइएगा। पीसीबी का डायग्राम आप जरूर बनाइए, जो ये बना हुआ है। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को कहते हैं। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, पॉइंटर होता है, प्रोसेस स्टेट होती है, प्रोसेस आईडी नंबर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है, ये शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन होती है, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट इंफॉर्मेशन, फाइल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और आईओ स्टेटस, इस सब के अंदर ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट टॉपिक है पीसीबी, आएगा जरूर ये आपको लिखना है। इनके बारे में लिख दीजिएगा, बहुत एक एक लाइन है। एक्चुअली पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट होना होता है, एग्जीक्यूट करा जाता है, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन हमारी क्या होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर होती है। तो वही डेटा स्ट्रक्चर क्या कह सकते हैं, उसे पीसीबी कहते हैं। चलिए शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम्स टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। बिल्कुल सही। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग स्विचेस सीपीयू एमएन प्रोसेसर so frequently that user can interact with each other program while it is running. The purpose of to achieve by keeping the CPU busy at all times. So when two or more process complete CPU at the same time, a choice has to be made. The process scheduling क्या है, हम एक हमारा जो प्रोसेसर है वो इतना फास्ट हमारा प्रोसेस करता है कि हमारी जो टास्क होती है जैसे हम क्लिक करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को यूज करने के लिए या टाइम शेयरिंग, हमें सीपीयू को बिजी करना होता है जिससे वो सीपीयू क्या हो, ज्यादा काम करे और हमें फास्ट प्रोसेसिंग मिल पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके पास जॉब्स होंगी, जल्दी जल्दी भेजनी पड़ेंगी और स्विचेस करना पड़ेगा उसे प्रोसेस में। तो यही आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग है कि हम कैसे कैसे उसे प्रोसेसेस प्रोवाइड करेंगे, कैसे वो प्रोसेस ले सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसिस्ट ऑफ थ्री सब फंक्शंस होते हैं। तो शेड्यूलिंग क्यू होता है, शेड्यूलर होता है या कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। तो शेड्यूलिंग क्यू के बारे में आप बता दीजिए। शेड्यूलिंग क्यू, कॉन्टेक्स्ट स्विच भी पूछ लिया जाता है। शेड्यूलिंग क्यू में क्या होता है, जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, तीन चीजें होती है और एक सस्पेंडेड क्यू। The operating system maintains the several queue for the efficient management of the process. There are follows job queue क्या होता है, when the process enter into the system, कोई भी process है enter करती है सिस्टम के अंदर, they are put into the job queue, वो job queue में डाल दी जाती है। एक्चुअली डायरेक्टली सीपीयू को एलोकेट नहीं होता भाई, कोई भी प्रोसेस आया वो ऐसा थोड़ी ना सीपीयू पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा भाई, प्रिंसिपल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको प्रिंसिपल तक जाना है तो अपनी प्रॉब्लम पहले आपको किसे बतानी पड़ेगी, आपको पहले आपके पास बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, क्लास टीचर भी होता है, फिर एचओडी भी होता है। तो आप पहले अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम रखते हैं क्लास टीचर के, क्लास टीचर उसे नेक्स्ट स्टेप में एचओडी तक पहुंचाता है, देन डायरेक्टर तक और प्रिंसिपल तक। तो ऐसे ही हमारा भी प्रोसेस एंटर टू द सिस्टम जो होता है, सीधे उसे सीपीयू एलोकेटिंग होता है, उसे जॉब क्यू में डाल दिया है। जैसे मैंने अभी दिखाया था एक डायग्राम। तो बहुत सारी स्टेट्स होती है, ये नहीं है सीधे सीपीयू एलोकेट। फिर उसे रेडी क्यू, डिवाइस क्यू, बहुत सारी चीजें आप ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया। इसका डायग्राम है। दो टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं आपके, देखिएगा शेड्यूलर्स पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कौन से होते हैं, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, थ्री टाइप्स लिख लीजिएगा। वैसे तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म और मीडियम, हाँ तीन टाइप के ही होते हैं। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म क्या होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर, इट वर्क्स विद द जॉब क्यूज। Job scheduler selects processes from the job queue and load into the main memory from execution. इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जॉब शेड्यूलर का, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। द जॉब शेड्यूलर इज टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी होते हैं और मीडियम टर्म शेड्यूलर क्यों यूज करते हैं, इसके डायग्राम्स बनाने हैं आपको और लिखना है। तो देखिएगा बहुत सारा सिलेबस है।
CPU scheduling multi-programming is to improve the productivity of computer. It can be done by the maximization of CPU utilization. अगर हम ज्यादा से ज्यादा CPU का यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी, इज टू इम्प्रूव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें CPU शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये दो टाइप्स की होती है, एक तो नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव कौन सी होती है, प्रिमिटिव कौन सी होती है? प्रिमिटिव आप प्रिमिटिव कह सकते हैं, प्रिमिटिव भी होता है, नॉन प्रिमिटिव भी होता है, या नॉन प्रिमिटिव, जो भी आप बोलना चाहिए, दैट्स द एसेंट, डिफरेंट एसेंट है। देखिएगा नॉन प्रिमिटिव में, इन दिस केस वंस द सीपीयू हैज बीन एलोकेटेड टू ए प्रोसेस, द प्रोसेस कीप द सीपीयू until it release the CPU by terminating or by switching to the waiting state. That is when it is process is computed or required any IO operation. और प्रिमिटिव में क्या होता है, इन दिस केस सीपीयू कैन बी रिलीज फोर्सफुली under the scheduling, the process has to leave the CPU forcefully on the basis of criteria like running to ready and waiting state. तो ये एक तो नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव, दो टाइप के एल्गोरिथम्स हैं। इन दोनों टाइप में हम क्या होता है, एक में आपकी प्रोसेस क्या होती है, आपकी एग्जीक्यूट हो जाती है, एक में आपकी कब एग्जीक्यूट हुई फिर वेटिंग में चली गई, फिर एग्जीक्यूट हुई फिर वेटिंग में चली गई। तो ये दो टाइप के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जिसे हम नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव कहते हैं। शेड्यूलिंग का यूज करना क्यों करते हैं हम? सीपीयू को यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, थ्रूपुट बढ़ाने के लिए, और टर्न अराउंड टाइम। तीन चीजें, टर्न अराउंड टाइम। तो ये सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम। उसके लिए हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। तो जैसे कि आपने पढ़ी होगी FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्ट SJF, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। तो FCFS आपकी क्या है, एक तरह की जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब कि जॉब जैसी आएगी वो एग्जीक्यूट। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड easiest scheduling algorithm. In this scheme, the process that requires the CPU first is allocate the CPU first, यानी जैसी जॉब आएगी, जो भी जॉब आ रही है उसे वो पहले एग्जीक्यूट करेगा और फिर नेक्स्ट जॉब को करेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जॉब को करेगा। तो देखते हैं कैसे करा दे। जैसे P1 है, P1 आया 0 पे, P2, फिर P3, फिर P4, P5। देखिएगा P1 प्रोसेस अराइवल टाइम, CPU बर्स्ट टाइम। जैसी P1 आई, अराइवल टाइम 0 दे रखा, 0 टाइम पे आई और P1 को एलोकेट हो गया। और कितना, 0 से लेके CPU बर्स्ट टाइम कितना उसका, 20 मिली सेकेंड्स में है। देन P2 अराइवल टाइम 4 मिली सेकेंड्स में है। लेकिन यहाँ पे बस टाइम भी कंप्लीट पूरा हो गया, तो 4 मिली सेकेंड्स आपको पूरा मिल जाएगा। फिर 6, फिर 8, फिर 10, P1, P2, P3, P4, P5। कभी भी इसमें बस टाइम नहीं दिया होता है, अराइवल टाइम भी, अराइवल टाइम देने की जरूरत नहीं होती, बस टाइम गिवन होता है। तो अराइवल टाइम इसमें दे दिया गया है, कोई बात नहीं, वो वैसे ही सीक्वेंस करेगा कि पहले P1 को 20 मिली सेकेंड एलोकेट होंगे, फिर 2 होंगे, और फिर 40, फिर 8 और 4। देखिएगा जुड़ गया है P1 को 0, क्योंकि P1 0 मिली सेकेंड में आया था, P2 आया था 20, और अराइवल टाइम उसका कितना था, 4। यहाँ पे हमने अराइवल टाइम दे रखा है तो इसे 4 से घटाना भी पड़ेगा। आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो हमें इसमें वेटिंग टाइम निकालना होता है, टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है, और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है एवरेज वेटिंग टाइम का। पहले वेटिंग टाइम निकाला सारी प्रोसेस का, फिर उसे डिवाइड कर दिया, डिवाइड नंबर ऑफ टास्क, जितनी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो। SJF क्या होता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, जो सबसे छोटी जॉब है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, एंड आफ्टर दैट ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। तो जैसे शॉर्टेज जॉब में फर्स्ट में CPU बर्स्ट टाइम दे रखा है, सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, दैट्स द P3, अगर आप देखें। लेकिन अराइवल टाइम किसका है, सबसे पहले अराइवल टाइम है आपका P1 का। तो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों तरीके से हम कर लेते हैं, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव। देखिएगा नॉन प्रिमिटिव में आपका गैंट चार्ट ऐसे बना है, और
अगर आप प्रिमिटिव करना चाहें तो आपका गैंट चार्ट अलग बनेगा। तो अराइवल टाइम, वर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी, अगर इधर द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, जैसे हमारी ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, इसमें आपके अराइवल टाइम गिवन है तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं होता, प्रोसेस होता, सीपीयू बर्स्ट टाइम होता, तो पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट होती P3, फिर P4, फिर P2 एंड P3 P1। यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है तो अराइवल टाइम गिवन है तो ये शो क्या कर रहा है कि हमें अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो जैसे ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट आपने देखी, जो भी आपके सीक्वेंस रहेगा शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में, और वो एग्जीक्यूट कर जाएगा जस्ट लाइक दैट। कि जिसकी भी जॉब मैंने ये बताया ना, अराइवल टाइम गिवन होगा तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट। आपके इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट में चले जाएं, इस टाइप के आपको वीडियोस मिल जाएंगे सारे, नॉन प्रिमिटिव से भी प्रिमिटिव से भी। तो दैट्स द प्रिमिटिव गैंट चार्ट। ये आपका आपका आ गया प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी का मतलब होता है जिसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी वो पहले एग्जीक्यूट करेगा। उसमें शॉर्टेज जॉब वाला, इसमें प्रायोरिटी बेस पे। तो वैसे इसमें अराइवल टाइम अगर गिवन है तो अराइवल टाइम देखिएगा, अराइवल टाइम और बीटी दे रखा है। तो अराइवल टाइम 0 है तो P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई। प्रायोरिटी अगर ये गिवन नहीं होता तो प्रायोरिटी P3 एग्जीक्यूट होती, फिर P2, फिर P1 और P4। अगर अराइवल टाइम गिवन है तो देखिएगा 0 0 मिला है, और 0 0 से उसे कितना आपका टाइम तक चलेगा, 15 टाइम तक। 15 तक देखिएगा सारी प्रोसेस आ गए, 4 पे ही है, 6 पे ही है, 8 पे आया है, तो 15 तक तो ये मिल गया P1 प्रोसेस को। उसकी प्रायोरिटी 3 थी लेकिन ये पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। अब जो जितनी भी नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें सबसे छोटी प्रायोरिटी किसकी है देखिएगा, इसे हम कहते हैं P2 P3 P4 में जिसकी सबसे मिनी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, दैट्स द P3 प्रोसेस। देखिएगा यहाँ पे P3 एग्जीक्यूट हुआ। देन P3 के बाद फिर 2 और 4 में P2 एग्जीक्यूट हुआ और P4 एग्जीक्यूट हुआ। तो हमें अराइवल टाइम को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी देखना तो यही सेम प्रोसेस है। अगर देखिएगा 0 0 से 15 तक ही चला P1, 15 तक देखिए अराइवल टाइम 15, 5, 7, 10, यानी सभी का अराइवल टाइम निकल गया। इसे 5 पे आना था, इसे 7 पे आना था, इसे 10 तक। लेकिन इसने तो 0 से लेके 15 मिली सेकेंड पूरे ही कवर कर लिए, तो उसमें ये आ नहीं पाया, P1 ही एग्जीक्यूट होता रहा। देन P2 का क्या हुआ, फिर अब आपका देखिएगा ये कौन सा है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। सबसे शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कौन सी है, फिर P3 है, फिर P4 एग्जीक्यूट हुई, देखिएगा P3, फिर P4 और फिर P2, अकॉर्डिंग टू सीपीयू बस टाइम पे चलेंगे फिर। यानी पहली प्रोसेस के बाद फिर सीपीयू बस टाइम पर काम करा हमने। तो ये आप निकाल लीजिएगा, बहुत बढ़िया मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 100% इसका न्यूमेरिकल आने वाला है। पेपर में भी आया हुआ था क्वेश्चन बैंक का, अगर आपने देखा होगा। देखिएगा यहाँ पे बस टाइम और प्रायोरिटी दे रखी है, यहाँ पे कोई भी अराइवल टाइम गिवन नहीं है, तो प्रोसेस की प्रायोरिटी पहले P2 एग्जीक्यूट हुआ, फिर P4, फिर P1 एंड फिर P3। देखिएगा ये सेम। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या होती है, इसमें एक आपको क्या मिला, एक आपको स्लाइस पीरियड मिला होता है, टाइम स्लॉट्स आपको, कि 1 मिली सेकेंड तक सीपीयू, देखे यहाँ पे दे रखा है टाइम स्लाइस आपको सीपीयू टाइम 5 मिली सेकेंड पे। तो हर प्रोसेस 5 मिली सेकेंड तक चलेगी, चाहे उसका बस है कितना भी हो। तो देखिएगा यहाँ पे 0 0 से स्टार्टिंग था P1 प्रोसेस, लेकिन इसे कितना 20 मिली सेकेंड तक जाना था, 20 मिली सेकेंड इसे चाहिए थे, लेकिन सीपीयू क्या कर रहा है, 5 ही मिली सेकेंड दे पा रहा है उसे। तो पहली बात P1 के 5, फिर P1, फिर P1, फिर 0 0 के बाद देखते हैं ये कितने P2 कब आ रहा है, इसका अराइवल टाइम 10 था। लेकिन 5 के बाद ये तो कब आएगा, अराइवल टाइम जब 10 आएगा, तो इसने फिर P1 को एग्जीक्यूट करा दिया, यानी कि 2 बार P1, फिर P2 आया,
फिर 15 पे P3, फिर P3 के बाद देखिएगा P4, फिर P1। जब तक इसका वर्स्ट टाइम पूरा नहीं होगा तब तक ये आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो बहुत अच्छी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल की शेड्यूलिंग भी पूछ लिया जाता है। ये चार टाइप की शेड्यूलिंग आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आईपीसी पेपर में जरूर आती है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दे आर इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेट। या तो प्रोसेस अकेला होगा या साथ में जुड़ा होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें, स्टूडेंट में भी देख लेते हैं, या तो वो ग्रुप में होंगे या सिंगल होंगे। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है, कोऑपरेट प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होती है। इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस दैट डज नॉट शेयर एनी डेटा, does not communicate with each other. In the other words, we can say just modification made to an independent process does not affect the functionality of process. That's the cooperative process में अब देख लीजिएगा डेफिनेशन, आईपीसी पूछा जाता है, बहुत आसान है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पेपर में आएगा। इसके एडवांटेज क्या है ये भी आप बता देंगे। डायग्राम क्या है, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग, ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, मैसेज पासिंग क्या होती है। तो आईपीसी जरूर आता है। यूनिट नंबर थर्ड, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं देखिएगा। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी यूनिट है। इसमें हम मेमोरी के बारे में पूछते हैं। मेमोरी का मतलब है लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग के बारे में, कि कैसे हम मेमोरी में एलोकेशन कर पाते हैं और डीलोकेशन कर पाते हैं फिजिकल मेमोरी में। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, हमें ये पता चलता है। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट, कैसे प्रोसेस स्वैप इन होती है और स्वैप आउट होती है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी प्रोसेस गई, फिर वो प्रोसेस स्वैप इन हुई और स्वैप आउट हुई, तो कैसे कैसे वो मेन मेमोरी से बैकिंग स्टोर में जाती है। तो ये सब मेमोरी एलोकेशन कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो दो कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है, नॉन कंटीग्यूअस। कंटीग्यूअस का मतलब एक साथ मिल जाए, नॉन कंटीग्यूअस का मतलब स्लॉट्स में मिल जाए मेमोरी। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक डेल्टा। अगर आप देखें तो पहले तो नॉन मेमोरी मैनेजमेंट को बताया कंटीग्यूअस, और फिर नॉन कंटीग्यूअस में इसमें आ जाता है इंटरनल और एक्सपेरिमेंटेशन का कॉन्सेप्ट जरूर पूछा जाता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन आएगा पेजिंग से, पेजिंग और डिमांड पेजिंग और सेगमेंटेशन, तीनों चीजें आपको मिलेंगी पेपर के अंदर। तो ये एफिशिएंट वे है मेमोरी को मैनेज करने का। तो पेजिंग के बारे में पढ़ लें। इसका एक डायग्राम आपको ये बना के आना है, ये बिल्कुल सिमिलर आपको बना के आना है। तो अभी से देख लें, बनाने की प्रैक्टिस कर लें। इसके बारे में आप देख लें इसमें क्या क्या चीजें गिवन होती हैं। इस पेज टेबल कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड। जो पेज टेबल होती है वो दो फील्ड कंटेन करती है, पेज नंबर और पेज सेट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब चीजें आप पढ़ लें इसकी, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपका टॉपिक आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, तो सेगमेंटेशन भी एक ना आपको मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम के अंदर ही आता है। कैसे आप इंस्ट्रक्शन को ग्रुप कर पाते हैं, तो ये उसका सेगमेंटेशन का डायग्राम। पेजिंग सेगमेंटेशन, पेज फॉल्ट क्या होता है, जब कोई पेज मेमोरी के अंदर मिल नहीं पाता, व्हेन द प्रोसेस नीड टू एग्जीक्यूट ए पर्टिकुलर पेज। प्रोसेसर कह रहा है भैया मुझे ये न्यूज है इस पर्टिकुलर पेज की, और दैट पेज इज नॉट अवेलेबल इनटू मेमोरी, वो मेन मेमोरी के अंदर, यानी कि कहीं और तो है लेकिन मेन मेमोरी में नहीं। देन द इंटरप्ट अकर और टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट पे न्यूमेरिकल आता है, जरूर आएगा। तो पेजिंग सेगमेंटेशन में डिफरेंस, पेपर लिख लें, ये सेगमेंटेशन में डिफरेंस आने वाला है। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट और देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। डिमांड पेजिंग जरूर पूछी जाएगी, पढ़ लें डिमांड पेजिंग के बारे में। वर्चुअल मेमोरी के साथ ही यूज करी जाती है ये भी। तो दैट्स द यूनिट फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। आता है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस में क्या क्या डिवाइसेस आपके कैसे उन्हें मैनेज करा जाता है। डिवाइस में आप देखिएगा प्लेटर, ट्रैक, सिलेंडर, रीड राइट, कैसे आपका डिवाइस एक मैग्नेटिक डिस्प्ले कैसे उसे आप करा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम।
ये जरूर आएंगे ये पांचों, इनमें से कोई भी पूछ सकता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। डिस्क तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वैसे ही नाम है, फर्स्ट कम जो पहले आया है, जैसे इसमें एक सीक्वेंस गिवन होगा, जो पहले आया उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, तो एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ये देखिएगा सबसे पहले 53, फिर 98, देखिएगा सबसे पहले क्या आया था, कहाँ से चलाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स दिया होता है, जैसा 53, 53 के बाद 98, फिर 183, देखिएगा वैसे ही बनेगा 98 के बाद। ऐसे ही आपको ले जाना है, डिजाइन करना है। SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जो सबसे शॉर्टेस्ट सीक टाइम 53 से स्टार्ट करना है, सबसे शॉर्टेस्ट सीक टाइम किसका है वो देखना है आपको। तो ऐसे ही आपको स्कैन शेड्यूलिंग स्कैन करना है, एक पहले वो एक साइड स्कैन करता है फिर दूसरे साइड जाता है, ऐसे ही एक वर्क करती है। सी स्कैन में भी आपको ऐसे देखना है, ये उसके रिवर्स में काम करती है स्कैन के। एक होता है लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इसके बारे में पढ़िए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाली है सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगी। डिवाइस मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ लें, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। यूएसबी, सेंट्रल यूएसबी, ये आ जाता है। स्कूलिंग पूछ जाता है, स्कूलिंग क्या होती है? स्कूल इज एन एक्रोनीम फ्रॉम साइमल्टेनियस पैरेलल ऑपरेशन ऑन लाइन। तो इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, स्कूलिंग का डायग्राम। स्कूलिंग के बाद रेस कंडीशन कभी कभी पूछनी जाती है, क्या होती है? इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द डेडलॉक। डेडलॉक जरूर आता है। डेडलॉक क्या होता है? जो डेड कर दे सभी को, यानी जहाँ सारे रास्ते ब्लॉक्ड हो जाएं, जैसे एक चौराहा है जिसमें से सारे लोग जाने लग जाएं तो एक जाम सा लग जाता है, दैट्स अ डेडलॉक। Deadlock is a situation where a set of processes are blocked because each process is holding another resources and waiting for the another resources। होल्ड भी कर रखा है रिसोर्स और वेट भी करना चाह रहा है किसी का। डायग्राम में जैसे प्रोसेस वन के पास रिसोर्स टू है, नहीं प्रोसेस वन के पास रिसोर्स वन है और किसका वेट कर रहा है? रिसोर्स टू का। प्रोसेस टू के पास रिसोर्स टू है और वेट किसका कर रहा है? रिसोर्स वन का। जब जब ये साइन टू, जब ये इसे रिलीज करेगा तो ये इसे मिलेगा, जब ये रिलीज इसे करेगा तो ये इसे मिलेगा, तो ये एक दूसरे को वेटिंग स्टेट है। तो वो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन की डेडलॉक ना लगे, उसके लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, होल्ड एंड वेट होना चाहिए, नो प्रीमेंशन होना चाहिए और सर्कुलर वेट होना चाहिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कहना है एटलीस्ट वन रिसोर्सेज मस्ट बी हेल्ड इन ए नॉन शेयरेबल मोड। ऐसी होल्ड एंड वेट चार प्रॉपर्टीज हैं, इसकी जरूर पढ़िएगा और ये आती जरूर है पेपर में। इसका एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ भी आता है पेपर में, नाम RAJ से करके, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ये पूछा जाता है। और डेडलॉक प्रिवेंशन के स्कीम की क्या है, कैसे हम इसे अवॉइड करेंगे, ये पेपर में जरूर आएगी। एक क्वेश्चन बैंकर्स एल्गोरिथम का पूछा जाता है, सेव सीक्वेंस निकालना पड़ता है, प्रोसेस दी होती है, एलोकेशन दिया होता है, सेव सीक्वेंस, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका आ जाएगा पेपर में न्यूमेरिकल। बैंकर्स एल्गोरिथम का, तो ये बैंकर्स एल्गोरिथम चली रही है जिसमें आपको अवेलेबल मैथ्स और रिसोर्सेज मिलेंगे, सेफ्टी एल्गोरिथम भी कहते हैं इसे, तो इसे आप कर लेना। रिकवरी फ्रॉम प्रोसेस टर्मिनेशन, ये सब इसमें। फाइल मैनेजमेंट इज द लास्ट लिमिट। आपकी फाइल को कैसे मैनेज करा जाएगा, फाइल की क्या प्रॉपर्टीज है वो देखा जाता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिक्वेंशियल है, डायरेक्ट है या इंडेक्स है या पार्टीशन है। फाइल में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? रीड, राइट, सीक, डिलीट, करकेट, ओपन, क्लोज। फाइल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? EXE, कॉर्ड, फॉर्म, अबैट, ये सारी फाइल की टाइप्स हैं। फाइल एक्सेसिंग को कौन से मेथड हैं उनको एलोबरेट करना, सिक्वेंशियल, इंडेक्स और डायरेक्टरी, ये आप सारे मेथड्स आप देख लेना। रूट डायरेक्टरी, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। फाइल एलोकेशन में आता है कंटिन्यूअस एलोकेशन कैसे होता है और नॉन कंटिन्यूअस।
ये सारा आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तक आपके सिलेबस का था। तो आई थिंक आप बोर नहीं हुए होंगे। और इसमें बताने को बहुत था, टाइम मेरे पास कम था। तो स्टडी करिए, अच्छा लगा मुझे। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आए, जो मैं कुछ तो ऐसी बहुत ही फास्ट वे में चला हूँ, और सारी यूनिट्स को मैंने कवर करने की सोची थी और जो कंप्लीट हो पाई हैं। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड फर्स्टली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आल्सो। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका डिस्कशन था। आप चाहते हैं तो एग्जाम पेपर्स पे भी मैं डिस्कस कर लूंगा, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए होंगे उनको भी डिस्कस करा जाएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।